हेलो स्कूल टीचर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्कूल टीचर के इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम यहाँ पे हिंदी प्रैक्टिस सेट को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके यूटेट और यदि आप किसी स्टेट टेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? ठीक है, एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? चार ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं। ऑप्शन ए कहता है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी है माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन सी है यहाँ पे रामधारी सिंह दिनकर और ऑप्शन डी है सुमित्रा नंदन पंत। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। एक भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी जी को कहा जाता है। देखो, जो इस टाइप का क्वेश्चन होता है ना, जहाँ पे आपके पास अलग अलग रचनाएं दे रखी होती हैं, ये आपके यूटेट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जहाँ पे आपके पास अलग अलग रचनाएं दे रखी होंगी और वो पूछेगा कि जो ये रचनाएं हैं वो निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई हैं। यदि हम जैसे जयशंकर प्रसाद की कुछ रचनाओं की बात करें तो जैसे इनकी एक रचना है तितली। ठीक है, अलग अलग रचनाओं की यदि हम बात करें तो इनकी एक रचना है यहाँ पे तितली। ठीक है, और इसके साथ साथ यदि हम बात करें रामधारी सिंह दिनकर, इनकी एक रचना है संस्कृत के 4 अध्याय। देखो, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये यूटेट प्रीवियस ईयर आपका यूटेट जो लास्ट ईयर हुआ था 2023 में, तो वहाँ पे ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। जो संस्कृत के 4 अध्याय हैं वो किसकी रचना है? ठीक है, जो संस्कृत के 4 अध्याय हो जाएगा वो आपके रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना हो जाएगी। ओके, इसके बाद यदि हम बात करें सुमित्रा नंदन पंत की, तो इनकी एक रचना है वो है आपकी पल्लव। ओके, ये आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट यदि हम रचनाएं कहें तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाएगी, क्योंकि ये वाली जो रचनाएं हैं वो अलग अलग पेपरों में पूछी गई हैं और वहीं से मेरे द्वारा इनको लिया गया है। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा गया है कि जो जयशंकर प्रसाद है इनकी जो कुछ रचनाएं, तितली हो गया, जन्मेजय का नाग यज्ञ हो गया, एक झरना है इनका जो काव्य संग्रह है। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर संस्कृत के 4 अध्याय, और जो सुमित्रा नंदन पंत है उनका है आपका पल्लव। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उपसर्ग का प्रयोग होता है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन आपके पास दिया गया है। ऑप्शन ए है आपका शब्द के आदि में, ऑप्शन बी है शब्द के मध्य में, ऑप्शन सी कहता है शब्द के अंत में, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। जो उपसर्ग है ना वो शब्द के आधे, इट मीन शब्द के शुरुआत में इसका उपयोग किया जाता है। लेट अस सपोज यदि हम उपसर्ग का उदाहरण यहाँ पे कोई लें, जैसे कोई शब्द है अनुवाद। ठीक है, तो जो अनुवाद है इसमें यदि हम उपसर्ग की बात करें तो जो अनुवाद है उसमें उपसर्ग हो जाएगा आपका अनु। ओके, जैसे अनुवाद है तो इसमें जो उपसर्ग है वो आपका अनु, शब्द के शुरुआत में ही आपके उपसर्ग का उपयोग हुआ। ठीक है, उसी प्रकार यदि हम प्रत्यय की बात करें तो जो प्रत्यय होता है आपका वो शब्द के अंत में इसका उपयोग किया जाता है। सपोज उदाहरण यदि हम लें तो जैसे आपका सावधानी है। ठीक है, सावधानी। ठीक है, तो जो सावधानी है इसमें जो नी आपका सबसे जो पीछे है, ये वाला जो ये नी है इसको हम यहाँ पे प्रत्यय कहते हैं। इट मीन्स उपसर्ग का उपयोग शब्द के शुरुआत में और जो प्रत्यय होगा उसका उपयोग होता है शब्द के अंत में। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? 4 ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं। ऑप्शन ए कहता है पंजाब, ऑप्शन बी है आपका जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी है आपका राजस्थान और ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश। इट मीन्स जो भाषाई आधार पर सर्वप्रथम जिस राज्य का गठन हुआ था वो था आपका आंध्र प्रदेश, और इसका जो गठन हुआ था वो हुआ था आपका 1 अक्टूबर 1953 को। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, त्रिफला में कौन सा समास है? 4 ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं। ऑप्शन ए कहता है आपका द्विगु समास, ऑप्शन बी है द्वंद्व समास, और ऑप्शन सी है आपका अव्ययी भाव समास, और ऑप्शन डी है बहुव्रीहि समास। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका द्विगु समास। देखो, सबसे पहले यदि हम समास की बात करें तो समास को बेसिकली हम 6 प्रकार से पढ़ते हैं। ठीक है, 4 टाइप्स तो ये हो गए आपके समास के, 2 और होते हैं। एक है आपका तत्पुरुष समास और अगला होता है आपका कर्मधारय समास। ठीक है, ये 6 प्रकार समास के होते हैं। अब यदि हम इन ऑप्शन को यहाँ पे डिस्कस करें, जो द्विगु समास होता है वो क्या होता है?
द्विगु समास हम उसे कहते हैं जिसका जो प्रथम पद होगा, है ना, लेट अस सपोज कोई शब्द है तो उसका जो स्टार्टिंग होगा वो किसी नंबर से स्टार्ट होगा। इट मीन्स जो पद है उसका जो शुरुआत होगी वो किसी संख्यावाचक विशेषण से होती है। ठीक है, संख्यावाचक, या हम ये याद रख सकते हैं कि जो आपका द्विगु समास है उसमें किसी भी पद की जो शुरुआत होगी वो आपकी किसी संख्या से होगी। इट मीन्स यदि इसका एग्जाम्पल यदि हम कोई और लें तो जैसे हम कह सकते हैं सप्तऋषि होता है ना, जिसमें 7 आ गया। नवग्रह है सपोज, जैसे नवग्रह है ना, तो नवग्रह में जैसे ये 9 आ रहा है तो ये किसी नंबर को यहाँ पे बता रहे हैं। तो जहाँ पर भी आपका नंबर से स्टार्ट कोई अगर शब्द होता है तो वहाँ पे आपका द्विगु समास आएगा। ओके, नेक्स्ट आता है द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास होता है वह समास जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं। जैसे सीता राम है ना, जो सीता राम है तो इसमें दोनों पद आपके प्रधान है ना, सीता राम है, राधा कृष्ण है। तो ये एक ऐसा समास है जिसमें दोनों पद आपके प्रधान होते हैं। ठीक है, यदि हम बात करें अव्ययीभाव समास की, यदि हम इसके एग्जाम्पल देखें तो अव्ययीभाव समास होता है जैसे प्रतिदिन है। ठीक है, प्रतिदिन है। उसके साथ साथ यदि हम बहुब्रीहि समास की बात करें तो बहुब्रीहि समास वह समास होता है जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है लेकिन दो पद मिलकर के किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। जैसे लंबोदर है ना, लंबोदर, लंबा है जिसका उदर, जैसे श्री गणेश को कहते हैं ना। ठीक है, तो ये थे हमारे क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं। चार ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं। ऑप्शन ए कहता है संधि, ऑप्शन बी है आपका समास, ऑप्शन सी है आपका उपसर्ग और ऑप्शन डी है आपका प्रत्यय। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, संधि। तो दो वर्णों के मेल से होने वाला जो विकार है उसको हम कहते हैं संधि। यदि हम बात करें समास की तो समास होता है आपका दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ हमने अभी पढ़ा था जो उपसर्ग होता है, उपसर्ग का उपयोग किसी भी शब्द के शुरुआत में होता है और जो प्रत्यय होता है उसका शब्द के अंत में उपयोग किया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, तो चार ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है आपका शारदा, ऑप्शन बी है कमला, ऑप्शन सी है आपका वाणी और ऑप्शन डी है आपका वीणा पाणी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो जो कमला है वो आपका लक्ष्मी का पर्यायवाची यहाँ पे होता है। ठीक है, बाकी तीन ऑप्शन यहाँ पे सही है। जो शारदा है, वाणी और जो वीणा पाणी है ये यहाँ पर सरस्वती के पर्यायवाची होते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखो, जब भी हम आकाश के पर्यायवाची की बात करते हैं तो आकाश के पर्यायवाची होते हैं यहाँ पर आपका नभ है, गगन है। ठीक है, आकाश, गगन, नभ, अंबर। ठीक है, उसके साथ साथ शून्य है, अंतरिक्ष हम इसको कहते हैं, अनंत है। ठीक है, व्योम है। ठीक है, तो इनमें से जो आकाश का पर्यायवाची नहीं है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, अंबक। ठीक है, व्योम भी आकाश का पर्यायवाची होता है, नव आकाश का पर्यायवाची है और अनंत भी आपका यहाँ पर आकाश का पर्यायवाची होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है। तो भाषा का जो शुद्ध रूप का ज्ञान होता है वो होता है आपका व्याकरण से। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर क्या कहलाते हैं। तो हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले जो अक्षर हैं उनको हम कहते हैं स्वर। ठीक है, और यदि हम बात करें इसके और ऑप्शन की, इसके साथ साथ यदि हम जब भी अल्फ़ाबेट को पढ़ते हैं ना तो उसमें स्वर और व्यंजन को अलग अलग प्रकार से क्लासिफाई किया जाता है। जैसे हम स्वर की बात करते हैं तो जो टोटल स्वर होते हैं वो होते हैं आपके 13। ठीक है, अब इन 13 स्वर को भी अलग अलग प्रकार से क्लासिफाई किया गया है। लिखने के आधार पे 13 स्वर होते हैं और जब हम उसको उच्चारण के आधार पर कहते हैं तो उच्चारण के आधार पे 10 ही स्वर को माना गया है। उसी प्रकार आपका व्यंजन है, तो व्यंजन को उच्चारण के आधार पर यदि हम बात करें तो ये होते हैं आपके 35।
ठीक है। और ये हम लिखने के आधार पे इसको क्लासिफाई करें तो ये होते हैं आपके 39। ठीक है। देखो जो संयुक्त व्यंजन होते हैं वो 4 होते हैं आपके, और ये होते हैं आपके अक्ष हो गया, त्र हो गया, ज्ञ हो गया, और इसके साथ साथ आपका श्र हो गया। ठीक है, ये जो 4 हैं आपके, इनको हम संयुक्त अक्षर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? तो जो रामचरितमानस है वो आपका अवधी भाषा में यहाँ पे लिखा गया है। तो गाइस ये थे आपके आज के क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।